हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 की आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट और इसे लिखा है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन का जन्म फरवरी 11, 1925 में हुआ था। ये एक अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर थे जो बाद में एक फ्रीलांसर ऑथर बने मैगजीन्स के आर्टिकल्स को लिखने के लिए। इनके मेन टॉपिक स्पोर्ट्स और स्काउटिंग से होते थे एंड ही वॉज अ राइटर एंड एडिटर विद द ओल्ड न्यूयॉर्क वर्ल्ड टेलीग्राम न्यूज़पेपर विच फोल्डेड इन 1966 और इनकी मृत्यु हुई थी कैंसर की वजह से, लंग कैंसर की वजह से फरवरी 11, 2006 को। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन की समरी को। एब्राइट अपने माता पिता का एक लौता पुत्र था। उसे फुटबॉल या बेसबॉल खेलने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, लेकिन उसे चीज़ें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एब्राइट ने किंडरगार्टन में ही तितलियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उसने बहुत सारी रॉक्स, कॉइन्स, इन सब चीज़ों को भी इकट्ठा किया था और उनकी माँ उन्हें कई जगह विजिट्स पे ले जाया करती थी और उन्होंने उसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और कैमरा भी खरीद के दिया था। एब्राइट ने 15 साल की छोटी उम्र में ही एक वैज्ञानिक मैगजीन के लिए एक जर्नल लिखा और उसे बेचा। ये किसी बेसबॉल के खेल में होम रन लेने से कम नहीं था। एब्राइट की माँ ने कहा कि वह उसके स्कूल जाने से पहले तक उसकी फ्रेंड थी और उसके पति की डेथ के बाद उसका सारा ध्यान और उसका सारा जीवन उसके इस बच्चे में ही था। और रिची उस समय 3री क्लास में था। एब्राइट की माँ रिची के लिए कार्य ढूंढती यदि उसके पास कुछ काम करने के लिए नहीं होता था और ये ऐसे काम होता था जिससे उसे कुछ सीखने को मिले। उसने स्कूल में हमेशा अच्छे नंबरों से पास किया और जब वो 2nd क्लास में था तो उसने करीब 25 तरीके की स्पीशीज थी, जो तितलियों की स्पीशीज थी, उनको इकट्ठा कर लिया था जो उसके घर के आसपास ही पाई जाती थी। उसके बाद एब्राइट की माँ ने उसे एक बुक दी और इस बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इसमें बताया था कि मोनार्क तितलियाँ किस तरीके से अमेरिका में कैसे चली आती हैं। इसने एब्राइट के लिए एक साइंटिफिक दुनिया का नया दरवाज़ा खोल दिया था और बुक के आखिर में जो रीडर्स थे उनको तितलियों के माइग्रेशन की पढ़ाई करने में सहायता करने के लिए कहा गया था। उन्हें खोज करने के लिए तितलियों को लेबल द्वारा बांधना होता था और ये सारा काम हो रहा था टोरंटो विश्वविद्यालय में डॉक्टर फेडरिक ए ऑकहार्ट द्वारा। एब्राइट ने मोनार्क तितलियों को लेबल द्वारा बांधना शुरू किया। जिसे बंधी हुई तितलियां मिले उसको डॉक्टर ऑकहार्ट के पास भेजने के लिए कहा जाता था। इसके बाद एब्राइट ने तितलियों को पालना शुरू किया। वो फीमेल तितलियों को पकड़ता और उसके एग्स ले जाता और उन्हें अपने बेसमेंट में रखता जब तक कि वो एक बड़ी तितली ना बन जाए। फिर वह तितलियों के परों को लेबल द्वारा बांधता और उन्हें जाने देता। जल्दी ही एब्राइट का तितलियों को लेबल द्वारा बांधने में इंटरेस्ट ख़त्म होने लगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही तितलियां पकड़ी गई थी और जहां वह रहता था उस स्थान से उसका जो डिस्टेंस था वो 75 मील से ज़्यादा था। 7th क्लास में एब्राइट को एक संकेत मिला कि वास्तविक विज्ञान क्या है। 8th क्लास में अपने प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ने एक वायरल बीमारी के कारण को ढूंढने की कोशिश की, जिस बीमारी की वजह से सभी मोनार्क कैटरपिलर मर जाते थे। उसने सोचा कि ये बीमारी एक बीटल के द्वारा लाई जाती है। फिर उसने बीटल की प्रेजेंस में कैटरपिलर्स को पालने की कोशिश की, लेकिन उसके रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं आए। और फिर अगले साल एक और साइंस फेयर में एब्राइट ने एक प्रोजेक्ट किया जिसमें उसने कहा कि वायसराय जो बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइयों की तरह नकल करती हैं।
उसका मत था कि वायसराय तितलियां मोनार्क की तरह दिखती हैं क्योंकि मोनार्क पक्षियों को अच्छे नहीं लगते खाने में, और जो वायसराय है वो बर्ड्स को बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए जितनी अधिक वे मोनार्क की तरह दिखती हैं उतने ही कम वे पक्षी को पसंद नहीं आती हैं। उसका प्रोजेक्ट यह देखना था कि क्या पक्षी मोनार्क तितलियों को खाएंगे। उसने पाया कि तेलियर पक्षी साधारण पक्षी के खाने को नहीं खाएगा, वो सारी मोनार्क तितलियों को खा जाएगा जो उसे मिलती हैं। यह प्रोजेक्ट जियोलॉजी डिपार्टमेंट में नंबर 1 पे आया। उसके बाद हाई स्कूल में अगले साल एब्राइट ने एक और रिसर्च करी हार्मोन्स पे, जो कि एक नए विचारों को सामने लेके आई। ये रिसर्च थी जो मोनार्क प्यूपा के बाहर छोटे छोटे गोल्डन स्पॉट्स होते हैं, उनके होने का क्या रीज़न है। सबको लगता था कि ये निशान बस ऐसे ही हैं, सिर्फ एक डेकोरेटिव है, लेकिन इनके पीछे कुछ कारण था। एब्राइट ने इसके बारे में डॉक्टर आहार्ट को लिखा, लेकिन उन्हें तब इस बात का विश्वास नहीं हुआ। और फिर अपनी इस रिसर्च को साबित करने के लिए एब्राइट और उसके एक दूसरे साथी विद्यार्थी ने एक डिवाइस बनाया। उन्होंने दिखाया कि ये जो निशान है ये एक हार्मोन बना रहे थे। ये तितली के फुल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और इस रिसर्च को भी फर्स्ट प्लेस मिला साइंस फेयर में, और इसके बाद इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में भी उसे जगह मिली, जहां उसे 3rd प्लेस दिया गया। उसके बाद एब्राइट ने अपने सीनियर ईयर्स में, जब वो बड़ी क्लास में चले गए थे, मोनार्क के विंग्स पे से कल्चर लिया और उस कल्चर से ये दिखाया कि एक आम तितली के परों में तभी डेवलपमेंट होगी जब उसे इन गोल्डन स्पॉट से हार्मोन के जरिए कुछ खाना मिलेगा। इसके बाद एब्राइट ने डीएनए पे रिसर्च करी और बताया कि हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, और ये भी बताया कि डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। रिचर्ड एब्राइट वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे वो एक चैम्पियन डिबेटर था, पब्लिक स्पीकर था और एक ऑलराउंडर आउटडोर पर्सन भी था। क्योंकि उन्हें फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ था, तो उनकी बहुत सारी फ़ोटोग्राफी जो नेचर और साइंटिफिक चीज़ों पे बेस थी, और इन सभी चीज़ों ने उन्हें एक ऑलराउंडर बना दिया। एब्राइट की प्रशंसा करने वाला अब एक और व्यक्ति भी था, जो कि उनके सोशल साइंस टीचर था, जिनका नाम था रिचर्ड ए वेरर। वह उन्हें कई तरीके के नए नए आइडियाज़ देता था, और उन्होंने कहा कि एब्राइट हमेशा इसलिए आगे रहा क्योंकि उसका काम बहुत अच्छे स्तर का था। और फिर इस कहानी के अंत में यही बताया गया है कि यदि आपको एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो सबसे पहले आपका जो दिमाग है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर उसके अंदर खूब सारी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और सही रीजंस को जानने की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें एब्राइट में थी। तो इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अब जब आप इसके प्रश्नों को देखेंगे तो उन सभी के उत्तर देना आपके लिए बहुत आसान होंगे।